पिछला आपका हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो चैप्टर 3 था नेशनलिज्म इन इंडिया वो समाप्त हो गया है और आई होप कि आपने उसका एक्सरसाइज बना लिया होगा और जो हमने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस का एक सेट दिया था शायद वो भी आपने बहुत बच्चों ने बना के भी दिखाया है और जिन्होंने नहीं बनाया है उसको लाइटली नहीं लेना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग तो सिर्फ दिशा निर्देश दे सकते हैं, कह सकते हैं, करना आप ही को। आप ईमानदारी से अपना पढ़ाई कीजिए और जहाँ कहीं दिक्कत हो वहाँ तो हम लोग हैं ही साथ में। तो स्टूडेंट हिस्ट्री के बाद अब ज्योग्राफी चैप्टर 1 हम शुरू कर रहे हैं। क्लास 10 चैप्टर 1 ज्योग्राफी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि रिसोर्स क्या होता है। क्लास 8 में भी हम लोगों ने पढ़ा है डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में अच्छे से सारा चीज समझाया गया था। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं उसको कि रिसोर्स जो भी हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करता है उसको हम एक रिसोर्स के रूप में कंसीडर करते हैं। जो भी हमारे जैसे कि हम पानी पीते हैं, ठीक है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स है। और हम हवा सांस में लेते हैं वो हमारे लिए रिसोर्स है। हम भोजन करते हैं, फूड ग्रेन्स हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, ये चीज हमने क्लास 8 में पढ़ा था इस तरह का। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि अगर हम रिसोर्स का डेफिनेशन उस तरह से देंगे क्लास 8 की तरह से तो वो ठीक नहीं होगा। हम लोग अब क्लास 10th में है ना, आप लोग अब क्लास 10th में आ गए हो तो उस 10th के लेवल का डेफिनेशन होना चाहिए, यानी कि वो डेफिनेशन कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, उसका बहुत बड़े मायने होने चाहिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन के लिए क्या होना चाहिए कि रिसोर्स हम उसको कहेंगे, रिसोर्स वो होगा जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं, बहुत सारे ऐसे गिफ्ट ऑफ नेचर हैं जो हमारे काम में आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हम जो भी रिसोर्स उसी को रिसोर्स कहेंगे या उसी को हम रिसोर्स कह सकते हैं जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी डेवलप हो। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, उसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलप किया जा सकता है, किया जा सके, उस तरह के रिसोर्स एक्सेसिबल हो तो हम रिसोर्स कहेंगे। दूसरा, वो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। ठीक है, मान लीजिए कि गोल्ड हमारे लिए रिसोर्स है। ठीक है, गोल्ड रिसोर्स है, उसको अगर हम गोल्ड का यूज सब लोग करता है, महंगा होता है, लेकिन कोई गोल्ड की तरफ अगर नहीं देखे, गोल्ड का कोई महत्व नहीं दे तो वो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ, तो उसको हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। रिसोर्स कैसा होना चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल भी होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो कि कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। और तीसरा है फैक्टर कि इकोनॉमिकली फेजिबल। इसका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि हम कोई ऐसा रिसोर्स बनाते हैं, उसको बनाने में हमको बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि हम नमक बनाते हैं, ठीक है, वो हमको 100 रुपीज़ केजी पड़ गया। ठीक है, मार्केट में वो 20 रुपये केजी बिकता है, तो कोई हमारा 100 रुपये केजी वाला नमक लेगा? नहीं लेगा। तो रिसोर्स कैसा होना चाहिए, इकोनॉमिकली फेसिबल होना चाहिए, यानी कि हमको घाटा भी नहीं लगना चाहिए और सामान्य लोग उसको खरीद सके, उसका इतना कॉस्ट भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बहुत रुपया खर्च करके उसको हमने डेवलप कर लिया और वो मार्केट में बिक ही नहीं रहा है, क्योंकि वो सामान्य आदमी के पहुंच से बाहर है, तो वो फेल हो जाएगा उस तरह का उद्योग। तो वो इकोनॉमिकली फेसिबल भी हो। ठीक है, ये समझ गए तीनों बात। अब इसी के आधार पर डिफिनेशन बनाया गया है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, वो सारा चीज जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, विच कैन बी यूज्ड
टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, जिसका हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जा सकता है। प्रोवाइडेड इट टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, वो टेक्नोलॉजी उसके लिए डेवलप होना चाहिए, इकोनॉमिकली वो फिजिबल होना चाहिए एंड कल्चरली वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, तब उसको हम रिसोर्स कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझते हैं कि रिसोर्स हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। हमारा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है, जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारे पास सराउंडिंग में जो कुछ भी होता है, उसी में हम रिसोर्स को ढूंढते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन होता है फिजिकल, ह्यूमन बीइंग है यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग है। ये क्या करता है, ह्यूमन बीइंग फिजिकल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन होता है इसका। उसने कुछ ऐसा चीज को देखा जिससे कि उसका नीड सेटिस्फाई हो सकता है, तब उसके लिए वो क्या करेगा, टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद वो क्या स्टेबलाइज करेगा, इंस्टीट्यूशन को स्टेबलाइज करेगा। और ये सारा चीज जब हो जाएगा तब ह्यूमन बीइंग को रिसोर्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरह से तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हम सबसे पहले ये समझते हैं कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती क्यों। ठीक है, मान लीजिए कि आपके क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और सबको अलग अलग कैटेगरीज में मान लीजिए कि बांटना है। अगर कहता है कि हमको अच्छे फुटबॉलर्स उसमें निकालना, तो उसमें हम ये देखेंगे कि सबसे अच्छा फुटबॉल कौन कौन खेलता है, तो उस आधार पे हम उसको अलग कर देंगे। फिर बोलेंगे कि अच्छा जो रैंकर्स है, जो अच्छा परसेंट लाने वाला, उसको अलग करना है, तो वो उसका अलग कैटेगरी हो जाएगा। तो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग ग्रुप में जब बांटा जाता है तब हमको क्लासिफिकेशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो उसी तरह से रिसोर्सेज को भी अलग अलग बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना। ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति के आधार पर। रिसोर्स दो तरह के होते हैं, पहला बायोटिक और दूसरा एबायोटिक। बायोटिक में क्या हो गया कि जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो सभी बायोटिक में आएंगे। जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, या जो कुछ भी लिविंग, जितना भी लिविंग चीज है, सब वो इसमें आ जाएगा बायोटिक में। और दूसरा एबायोटिक। एबायोटिक में जितने भी नॉन लिविंग चीज हैं जिसका हम उपयोग करते हैं रिसोर्सेज के रूप में, सब एबायोटिक में आ जाएंगे। तो इस तरह से ओरिजिन के आधार पे रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एग्जांपल भी इसका बता दें। अब नेक्स्ट कैटेगरी है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी कि समाप्ति के आधार पर, कितना उसका अवेलेबिलिटी है, उस आधार पर। रिसोर्स दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। स्टूडेंट, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसको कि हम बार बार प्राप्त कर सकते हैं, जो कभी खत्म नहीं होते। जैसे कि सनलाइट है, सूर्य की रोशनी, ये कितना यूज कर ले कभी ये खत्म नहीं होने वाला। जब तक धरती है इसका यूज होता रहेगा, जब तक सन है। वाटर है, वाटर इसका वाटर साइकिल चलता है। वाटर को हम यूज करते हैं, जिस चीज में यूज करते हैं वो नाली में जाता है, नाली से फिर नदी में जाता है, नदी से फिर के द्वारा फिर वो बारिश के रूप में धरती पर आता है। यानी कि उसका साइकिल चलते रहता है, ये कभी खत्म होने वाला रिसोर्स नहीं है। लेकिन कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं जिसको कि एक बार यूज कर लिए और वो खत्म हो गया, उसको हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। तब क्या हो जाएगा, वो उसे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। जैसे कोल है, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब को एक बार यूज करने के बाद हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। आपका जितना भी फॉसिल फ्यूल है, जितने भी हम अभी यूज कर रहे हैं, धरती के नीचे से निकालते हैं जिसको, वो सभी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, स्वामित्व के आधार पर, मालिकाना हक के आधार पर। रिसोर्स चार तरह के होते हैं। पहला इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब हुआ व्यक्तिगत संसाधन। जैसे हमारा घर है, हमारा खेत है, हमारा कुआं है, हमारा चापाकल है, ये जो भी कुछ हमारा है अपना एक व्यक्ति का है, वो सब इंडिविजुअल रिसोर्स। ठीक है, कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं
जो कम्युनिटी का होता है, पूरा समुदाय का। एक कम्युनिटी है, जैसे कि हमारे गांव के बाहर में प्लेग्राउंड है जिसमें सारे गांव के बच्चे खेलते हैं, तो वो कम्युनिटी रिसोर्स, कम्युनिटी वाला हो गया। सारा कम्युनिटी का उस पर अधिकार है। जैसे कॉलोनी का पार्क है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब यहाँ की सार्वजनिक है, सब लोग यहाँ पे आ जा सकते हैं, वो कम्युनिटी बेस्ड हो गया रिसोर्सेज। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज, राष्ट्रीय संसाधन। हमारे देश के बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी है, जिसको भी हम रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वो सारा चीज नेशनल रिसोर्स है। हमारे देश के अंदर का नदी, हमारे देश के अंदर का समुद्र, हमारे देश के अंदर का खेत, हमारे देश के अंदर का हवा, हमारे देश का पानी, सब कुछ, पहाड़ पर्वत जो कुछ भी है, फॉरेस्ट, बाग बगीचे, जो कुछ भी है, सब नेशनल इसमें आता है। फैक्ट्री नेशनल रिसोर्सेज है वो। और खास करके इसमें गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो होता है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो कुछ भी है, गवर्नमेंट फैक्ट्री वगैरह, ये सब नेशनल रिसोर्स है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये थोड़ा सा है कि अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होगा, मतलब कि जहाँ पे हमारा अधिकार नहीं है। आपको पता है कि कुछ संस्थाएं ऐसे हैं दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं। यूएनओ का नाम सुना होगा आपने, वो उसी तरह के हैं। तो उसने कुछ रेगुलेशंस बनाए हैं, जैसे कि जो समुद्र है, ओशियंस है, उसमें कहाँ तक हमारा सीमा है, कहाँ के बाद इंटरनेशनल, वो संसाधन वो तय करते हैं इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। आपको बताते हैं, मान लीजिए कि ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे है अरब सागर। तो हमारे तट से लेकर 12 नॉटिकल मील तक, है ना, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल तक हमारा स्पेशल है। उस रीजन में कोई भी विदेशी जहाज या विदेशी कोई भी चीज हमारे परमिशन के बिना, यानी कि जो नेवल कोस्ट गार्ड है उसके परमिशन के बिना प्रवेश नहीं कर सकते, वो स्पेशल है। उसके बाद स्पेशल जोन है वो, एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.9 किलोमीटर। समुद्र को मापने का अलग पैमाना होता है जिसको नॉटिकल माइल कहते हैं, और एक नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.9 किलोमीटर। और 12 से लेकर 200 तक जो है ये स्पेशल जोन आता है। यहाँ पे सिर्फ हमारे शिप वगैरह, हमारे जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारा रहेगा, ठीक है। और बियॉन्ड 200 माइल, बियॉन्ड 200 माइल, ये 200 माइल के बाद का जो है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और वहाँ पे उसको हम इंटरनेशनल रिसोर्स उसी को कहते हैं। वहाँ किसी भी देश का जहाज वगैरह उस रास्ते से जा सकता है, हालांकि उसका इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है उसके साथ उसका परमिशन, उसका टाई अप होना चाहिए, तभी वो उस रास्ते का यूज कर सकता है। ऐसे रिसोर्स को इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये 3-4 जो कैटेगरी हमने देखा ये था। अब नेक्स्ट जो है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट कैटेगरी है। इसी में स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है कि कौन पोटेंशियल किसको कहेंगे, रिजर्व किसको कहेंगे, स्टॉक किसको कहेंगे। तो ये इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इसके लिए स्पेशली एक अलग वीडियो पे इसको बताएंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा स्टूडेंट वो यही होगा कि रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड इट्स डेवलपमेंट, रिसोर्स को किस तरह से कैटेगराइज करते हैं, और उसमें बड़ा आसान तरीके से हम उसको जानेंगे। एक बार समझ लेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं, उस तरह से बता देंगे, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।